गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस सचिन घरे। आज से हमें बायोलॉजी की शुरुआत करनी है, जो ना सिर्फ हमारे प्रीलिम्स में बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जैसा कि एमपीपीएससी ने जो अपना नया सिलेबस दिया था, उसमें प्रीलिम्स के सिलेबस में जो 7वां टॉपिक है विज्ञान एवं पर्यावरण, उसमें विज्ञान के मूल सिद्धांत का एक टॉपिक दिया हुआ है। एवं मेंस में जो पेपर 3 है उसमें इकाई 3 जो दी गई है हमारे लिए, इस इकाई 3 में पूर्ण रूपेण बायोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है। इसीलिए एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ यूपीएससी में भी ये एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करती है। साथ ही व्यापम के बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जो साइंस बेस्ड होते हैं, इस वजह से इस चीज़ को कवर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने प्रयास किया है बहुत ज़्यादा चित्रों के माध्यम से आपको ये बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाऊं। तो चलिए बिल्कुल समय ना बर्बाद करके हम बायोलॉजी में कोशिका संरचना एवं कार्य से अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। कोशिका संरचना एवं कार्य। अब ये कोशिका है क्या, तो सबसे बेसिक लेवल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। आधारभूत संरचना मतलब बिल्कुल एक बेसिक एंटाइटी। लैटिन भाषा में सेल अर्थात कोशिका शब्द का अर्थ होता है छोटा कमरा। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन, पारगम्य मतलब जिसमें दोनों तरफ पदार्थों का आदान प्रदान हो जाए उसे बोलते हैं पारगम्य कला अर्थात परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है, और इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। अर्थात प्रत्येक जीव का शरीर जिस सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है उसे कोशिका या सेल कहा जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर कुछ इस प्रकार का चित्र मिलता है कोशिका का। अब अपन बात करते हैं कि इस कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क की एक पतली स्लाइड में की थी। हुक के द्वारा देखी गई बक्सेनुमा संरचना वास्तविकता में मृत कोशिकाएं थी। तो यहां पर एक नया तथ्य ये जुड़ गया कि जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था वह एक मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक का यह अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया गया था। तो कोशिका के खोजकर्ता में एक नाम तो मिलता है हमारे लिए रॉबर्ट हुक का, लेकिन इनके साथ तथ्य ये जुड़ा है कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह कोशिका एक मृत कोशिका थी। अब इसके बाद एक और तथ्य यहां पर है कि ल्यूवेनहॉक ने वर्ष 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया था। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का अध्ययन किया था वह थी मृत कोशिका, जबकि ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका का अध्ययन किया था वह एक जीवित कोशिका थी एवं इन्होंने इसकी संरचनाओं का अध्ययन किया था। इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। इसीलिए कोशिका के खोजकर्ता तो माने जाते हैं रॉबर्ट हुक। लेकिन यदि प्रश्न कुछ इस प्रकार से आए कि जीवित कोशिकाओं के खोजकर्ता कौन थे या जीवित कोशिकाओं का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो जीवित कोशिकाओं का सबसे पहली बार अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। 1838 में एम श्लाइडेन जो जर्मनी के एक वनस्पति शास्त्री थे और 1839 में टी श्वान जो ब्रिटेन के एक जंतु शास्त्री थे, इन्होंने बताया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं और यह कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है।
सबसे पहली, भाई कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ना जिसने सबसे पहली बार ये चीज बताई थी कि हर एक जीवित पदार्थ, चाहे भले वो जंतु हो या फिर कोई सा पादप, उसकी मूलभूत इकाई क्या है? तो उसकी मूलभूत इकाई कोशिका है। यही है कोशिका सिद्धांत। और इस कोशिका सिद्धांत को सामने लाए थे एम श्लाइडन और टी श्वान। परंतु इनका सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि नई कोशिकाओं की रचना किस प्रकार से होती है। मतलब एम श्लाइडन और टी श्वान ने सिर्फ इतना बताया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं और यह कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, परंतु ये इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए थे कि नई कोशिकाओं की रचना किस प्रकार से होती है। इसीलिए एक अन्य वैज्ञानिक रुडोल्फ विरकॉव ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। मतलब जो नई सेल्स हैं वो पुरानी वाली सेल से ही बनेंगी। ये ऐड कर दिया कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विरकॉव ने। अतः कोशिका सिद्धांत जो सामने निकल कर आया वो इस प्रकार का है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, परिणाम स्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। ये चार तथ्य जुड़ गए हैं और कोशिका सिद्धांत को पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी इस कोशिका सिद्धांत में जर्मनी के एम श्लाइडन और ब्रिटेन के टी श्वान का नाम लिया जाता है कि इन्होंने सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था। और वास्तविकता में इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं और यह कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। लेकिन नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, यह बताया था रुडोल्फ विरकॉव ने। और ये 4 पॉइंट का सिद्धांत सामने आया जिसे हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु अर्थात वायरस। क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती, अतः यह संक्रामक परजीवी के रूप में होता है, जबकि विलगित अवस्था में यह निर्जीव होता है। बहुत अच्छे से परिचित हो गए होंगे इस कोरोना लॉकडाउन में वायरस से कि वायरस आखिर है क्या। तो वायरस अपवाद है कोशिका सिद्धांत का, जिसकी खुद की कोई कोशिका नहीं होती। इसलिए जब तक ये वायरस शरीर में प्रवेश नहीं करता तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा। यही कारण है कि इसमें कोशिका नहीं है या एक पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है। यही कारण है कि यह संक्रामक परजीवी के रूप में होता है और कोशिका सिद्धांत को फुलफिल नहीं करता। ये विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए ये अपवाद है कोशिका सिद्धांत का। अब अपन बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की हैं। सबसे पहले आती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जिनकी रचना बहुत ही सरल होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है। मतलब ये कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई हैं, इस कारण से यहां पर एक स्पष्ट केंद्रक का अभाव रहता है और यही कारण है कि इन्हें प्रारंभिक कोशिकाएं कहा जाता है। जीवाणु कोशिका इस प्रकार की कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इनमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए द्वारा निर्मित गुणसूत्र कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म के विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस तो है नहीं, हमारी बॉडी की जो कोशिका है वो एक पूर्ण विकसित कोशिका है, इसलिए हमारी जो सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए और ये क्रोमोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं। लेकिन
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अविकसित कोशिकाएं होती हैं और इनमें न्यूक्लियस पूरे तरीके से नहीं बन पाता, और जब न्यूक्लियस पूरे तरीके से नहीं बन पाता है तो न्यूक्लियस के अंदर की जो संरचनाएं होती हैं जैसे कि डीएनए और क्रोमोसोम्स, ये साइटोप्लाज्म में अर्थात कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। अर्थात ये जो विशेष क्षेत्र होता है जहां पर डीएनए और ये क्रोमोसोम्स बिखरे हुए रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। जबकि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उसमें डीएनए और क्रोमोसोम्स जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। अर्थात हम ऐसा समझते हैं कि न्यूक्लियस के पहले की जो अवस्था है उसी को हमने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते। यही चीज मैं आपको बता रहा था अभी कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो न्यूक्लियस को घेरे हुए रहता है, वो यहां पर अनुपस्थित रहता है और उसकी अनुपस्थिति के कारण न्यूक्लियस के अंदर के जितने भी पदार्थ रहते हैं वो कोशिका द्रव्य के कांटेक्ट में रहेंगे। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। जैसे बैक्टीरिया अर्थात ई कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम व नीलहरित शैवाल की जो कोशिकाएं हैं ये उदाहरण हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का। कुछ इस प्रकार की दिखती हैं ये कोशिकाएं जो कि एक अविकसित कोशिका है। न्यूक्लियस यहां पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर के जो भी पदार्थ है जैसे क्रोमोसोम, ध्यान से देखिए क्रोमोसोम है, ये बिखरा हुआ पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में ही, कोशिका द्रव्य में। यह है न्यूक्लियोइड रीजन, ये वाला फ्लैजेलम जो कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता देता है। सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन कहीं पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वे कहलाएंगी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, अर्थात ये अविकसित अवस्था में होती हैं जिनमें न्यूक्लियस का पूर्णतः अभाव होता है। इस कारण से न्यूक्लियस के अंदर की जो भी संरचनाएं होती हैं वे संरचनाएं साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई रहती हैं। नेक्स्ट, जो विकसित प्रकार की कोशिका होती है उसको हमने नाम दिया है यूकैरियोटिक कोशिका, और ये कुछ इस प्रकार की होती है। सारे कोशिकांग यहां पर विकसित हो चुके होते हैं। एक पूर्ण विकसित न्यूक्लियस यहां पर होता है, यह है पूर्ण विकसित न्यूक्लियस यहां पर होगा, और न्यूक्लियस के सारे आंतरिक ऑर्गन्स भी यहां पर उपलब्ध होंगे जैसे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एम्बलम, न्यूक्लियर पोर, ये सारी चीजें यहां पर उपस्थित होंगी। तो जो विकसित कोशिका होती है वो कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब इसका अध्ययन करते हैं हम। ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती हैं। मतलब सभी पौधे या जंतु की जो कोशिकाएं रहेंगी वो यूकैरियोटिक प्रकार की विकसित कोशिका रहेंगी जिसमें सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज विकसित हो जाते हैं। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये पूर्ण विकसित केंद्रक यहां पर उपस्थित है जो चारों ओर दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। जैसे यहां पर दिया हुआ ये न्यूक्लियर एनवेलप, ये वाला पॉइंट, ये है पूरा एरिया न्यूक्लियर एम्बलम का, और ये चारों तरफ से दोहरी झिल्ली से घिरा है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं एवं गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। जैसे गोल्जी एपरेटस, ये वाला, ठीक है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स, पेरोक्सीसोम, ये सारी चीजें पूर्ण रूपेण विकसित होती हैं और झिल्ली युक्त होती हैं। तो पूर्ण विकसित कोशिकाएं जो जंतुओं में हैं और पादपों में है वे कहलाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब हम बात करते हैं जरा कोशिका संरचना की या सेल स्ट्रक्चर की। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं।
प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना मानी जाती है, जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवन के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, या एक जो जीव होता है उसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। और इस प्रकार कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कोशिका झिल्ली जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस। एक माइक्रोस्कोप से अगर हम कोशिका को देखें तो हमें ये 3 संरचनाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। आपके सामने ये 2 चित्र हैं, एक एनिमल सेल का है और एक प्लांट सेल का है। ये पूर्ण विकसित कोशिकाएं हैं और दोनों यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं हैं। एनिमल सेल में सारे या लगभग सभी कोशिकांग उपस्थित हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, साइटोजोल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन। जबकि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये हमने वहां पे नहीं पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस है, ये हम सारे कोशिकांग पढ़ने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया है कि हमें कौन कौन से कोशिकांगों का अध्ययन करना है। कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मतलब ये जो केंद्रक है और जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आइए शुरुआत करते हैं हम एक एक कोशिकांगों से। करते हैं सबसे बाहरी कोशिकांग से अर्थात कोशिका झिल्ली से। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है कोशिका का, और कोशिका की सबसे बाहरी जो झिल्ली है, इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, तो सबसे आप ध्यान रखिए कि ये कोशिका है और कोशिका का जो सबसे बाहरी पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इसी को ही बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है। चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। ये कुछ सिलेक्टिव पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने में मदद करती है, सारे पदार्थों को ये अंदर बाहर नहीं करती है। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही ये अंदर बाहर करेगी। यह कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिनमें 2 परत प्रोटीन की तथा बीच में 1 परत लिपिड की होती है। जैसा कि आप लोग यहां पर डायग्राम में देखिए, 2 परतें प्रोटीन की है, मतलब ये ऊपर वाली परत ये वाला सेक्शन और इसके नीचे वाली परत ये वाला सेक्शन, ये 2 परतें होंगी प्रोटीन की और यहां पर बीच में लिपिड्स भरे हुए होंगे। इसलिए जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें जो 2 बाहरी परत है ऊपर वाली और नीचे वाली, ये बनी हुई है प्रोटीन्स की और बीच में जो है लिपिड्स वगैरह भरे हुए हैं। यह कोशिका झिल्ली कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है एवं कोशिका को यांत्रिक सहारा भी उपलब्ध कराती है। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति हालांकि सिर्फ
पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। कुछ इस प्रकार से, मतलब जो कोशिका झिल्ली अपन ने पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है कोशिका भित्ति की, जो कि सेल को और ज्यादा दृढ़ता उपलब्ध कराती है, परंतु ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है। जैसा कि पादप कोशिकाओं के चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है, इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पादप की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन ना हो, जो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था, वो तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है कोशिका भित्ति की। यह कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि पारगम में होती है। जैसे कोशिका झिल्ली बनी थी प्रोटीन्स और लिपिड्स की, कोशिका भित्ति बनी हुई है सेल्यूलोज की। यह सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। यह पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है एवं पादप कोशिका को सुरक्षा एवं यांत्रिक सहारा भी उपलब्ध कराती है। इस प्रकार यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है एवं कोशिका को सूखने से बचाती है। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन की रक्षा करेगी। यह मुख्यतः पादपों में, कवकों में, जीवाणु, शैवाल में पाई जाती है, परंतु जंतु एवं प्रोटोजोआ में ये अनुपस्थित रहती है। जंतुओं की कोशिकाओं में एवं प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है। ये ध्यान रखिएगा आप, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जबकि कवक की कोशिका भित्ति ग्लूकोसैमीन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये चीजें ध्यान रखने लायक है और इसको आप लोग बार बार याद करिएगा। नाम भी थोड़े टफ पड़ते हैं इनके, कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की, कवकों की बनी है ग्लूकोसैमीन की, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। अब कोशिका भित्ति में कितनी परतें होती हैं? मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। जो सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत मध्य लैमेला होती है, नाम है इसका मध्य लैमेला, जो पैक्टिन की बनी होती है तथा संलग्न पादप कोशिका के बीच गोंद का कार्य करती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति ये बाहरी कोशिका भित्ति के नीचे होती है, लेकिन नाम है इसका प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरी परत पतली एवं लचीली होती है तथा वृद्धि के समय ही ये बनती है। और थर्ड जो परत है उसे बोला जाता है द्वितीयक कोशिका भित्ति। यह तीसरी परत है जो कुछ कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका को जलरोधी बनाती है और दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये 3 परतें होती हैं कोशिका भित्ति की। तो ये डिफरेंसेस अपन ने जो इन 2 टॉपिक में पढ़े हैं, एक पढ़ा है अपन ने कोशिका झिल्ली के बारे में और एक पढ़ा है अपन ने कोशिका भित्ति के बारे में। तो इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य मतलब जैसे अगर अपन पादप कोशिका की बात करें तो सबसे पहले जो बाहरी संरचना है उसमें आ जाएगा आपका सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। जैसे ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका या सेल वॉल हो गई, इसके अंदर ये जो पूरा द्रव्य भरा हुआ है इसको बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये है स्थान साइटोप्लाज्म का। ये पूरा जो द्रव्य पूरी कोशिका के अंदर भरा हुआ है इसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। जैसे अपन ने एक तथ्य पढ़ा था इसके पहले कि
न्यूक्लियस और पूरे कोशिका द्रव्य को मिलाकर हम कह रहे थे जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म। इसलिए यहां पर ऐसा दिया गया है कि प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म। यह जीव द्रव्य शब्द 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण एवं जल तथा विभिन्न कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा उपस्थित होता है जो निर्जीव पदार्थ है। इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को ही कोशिकांग कहा जाता है। तो जितने भी कोशिकांग होते हैं ये सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त नहीं होते। अभी अपन ने डिफरेंसेस पढ़े हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो जितनी भी यूकैरियोटिक अर्थात विकसित कोशिकाएं होती जंतु और पादप की, उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग होते, मतलब सारे कोशिकांगों के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहेगा। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करते हैं। अभी उपापचयी क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को संपन्न करते हैं ये कोशिकांग। जैसे पहला है हमारा अंतःप्राद्रव्यीय जालिका। कुछ इस प्रकार से ये लगती है। इसकी खोज एल्बर्ट क्लाउड तथा कीट पॉटर ने की थी। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीधार, अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्राद्रव्यीय जालिका कहते हैं। कोशिका द्रव्य में, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा कि सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं, इसलिए इस कोशिकांग में या इस कोशिका द्रव्य में ही अत्यंत सूक्ष्म, शाखित, झिल्लीदार, अनियमित नालिकाओं का एक घना जाल है, जिसे हमने कहा है अंतःप्राद्रव्यीय जालिका। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नालिकाओं के रूप में फैली हुई रहती है। जैसे कि इस डायग्राम से हम समझते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर एनवलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब अंतःप्राद्रव्यीय जालिकाएं इसको, इस न्यूक्लियस को एक तरफ से घेरे हुए हैं, जो दो प्रकार की हैं। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो इस अंतःप्राद्रव्यीय जालिका में छोटे छोटे से बिंदु के रूप में राइबोसोम्स भी अटैच्ड हैं। अब हम अध्ययन करते हैं इस डायग्राम को समझने के बाद। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाहरी झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। जैसा कि अभी अपन ने डायग्राम में समझा था कि यह केंद्रक है और केंद्रक की बाहरी झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक इसका विस्तार होता है। अंतःप्राद्रव्यीय जालिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है चिकनी अंतःप्राद्रव्यीय जालिका। इसकी झिल्ली चिकनी होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं एवं ये लिपिड का स्त्रावण करती है। जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये वाला क्षेत्र, आप यहां पर अगर ध्यान से देखें तो यहां पर किसी भी प्रकार से आपको राइबोसोम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहां पर आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। अर्थात खुरदुरी अंतःप्राद्रव्यीय जालिका, इसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है एवं इनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। अब ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? तो ये राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो फिर से हम रिवाइज करते हैं कि अंतःप्राद्रव्यीय जालिकाएं क्या होती हैं। ये न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे हुए हैं
और कभी कभी सेल्स में इनका विस्तार न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात सेल मेम्ब्रेन तक हो जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होती है चिकनी अंतः प्राद्रव्य जालिका और एक होती है खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका। दोनों में डिफरेंसेस ये है कि खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि चिकनी अंतः प्राद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते। अब अपन बात करते हैं कि इनका कार्य आखिर है क्या। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों का मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में ये कार्य करती हैं। जैसे कोशिका द्रव्य है, ये तो समझ लिया होगा आपने, और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में जो पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, उन पदार्थों के आदान प्रदान में नालिका के रूप में ये कार्य कर रही हैं। कोशिका की जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती हैं। कशेरुकी के यकृत में, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जंतु, यकृत में अंतः प्राद्रव्य जालिका विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण का भी ये कार्य करती है। मतलब जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो यह अंतः प्राद्रव्य जालिका ही है जो कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, राइबोसोम्स। कुछ इस प्रकार से दिखेंगे ये राइबोसोम्स। ये कणिकामय संरचनाएं होती हैं जिन्हें जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से खोजा था। ये सबसे छोटे कोशिकांग हैं जो अंतः प्राद्रव्य जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। जैसा कि अपन अभी पढ़ते हुए आए हैं कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका में उपस्थित होते हैं। तो इनकी लोकेशन भी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी कि राइबोसोम्स जो न्यूक्लियस से अटैच होता है, या हम ये बोल सकते कि न्यूक्लियस से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्राद्रव्य जालिका जुड़ी हुई है, उसमें से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें चिपके हुए होते हैं राइबोसोम्स। ऐसे राइबोसोम्स जो गुच्छों में मिलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम कहलाते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्योंकि इनमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए ये कहलाते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, गोल्जी उपकरण। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं ये गोल्जी उपकरण। ध्यान से सबसे पहले अपन चित्र के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। इसमें एक जो भाग है वो कहला रहा है ल्यूमेन, एक भाग कहला रहा है सेक्रेटरी वेसिकल, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल और सिस्टर्न। अब ये होता क्या है, तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने वर्ष 1898 में की थी। सामान्यतः यह मुड़ी हुई या छड़नुमा या गुच्छों के समान प्रतीत होता है। पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। मतलब ये होते तो सभी प्रकार की कोशिकाओं में है, लेकिन पादप कोशिका में इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है, इनकी विशेष आकृति के कारण जो छड़नुमा आकृति होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नालिकाओं या चपटी कुंडिकाओं या सिस्टर्नी के समूह की तरह दिखाई देती है। ये जैसे अपन ने पढ़ा था यहाँ पर सिस्टर्नी, ये मुड़ी हुई संरचनाओं के रूप में दिखाई देंगी जो कि समानांतर रूप से विद्यमान है। कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं।
गोल्जिकाय की झिल्लियों का संपर्क अंतः प्राद्रव्य जालिका की झिल्लियों से रहता है। जैसे अपन ने अभी अंतः प्राद्रव्य जालिका पढ़ी थी, उसी से जुड़ी हुई रहते हैं गोल्जी उपकरण। अब कुछ इन पॉइंट्स पर भी नजर मारते हैं। गोल्जिकाय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कड़ी का जीवाणु एवं नील हरे शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। यह पैक किए हुए पदार्थों को कोशिका के अंदर तथा बाहर करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। क्योंकि ये कुछ अपने अंदर पैक किए हुए पदार्थों को कोशिका से अंदर बाहर कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा जा रहा है कोशिका का यातायात प्रबंधक। यह लाइसोसोम एवं पैरोक्सीसोम के निर्माण में भी मदद करते हैं। पादप कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट के बनने में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। सबसे पहले संरचना का अध्ययन करते हैं कि अगर अपन एक सेल का सिर्फ इस डायग्राम का अध्ययन करें तो लाइसोसोम कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेंगे। ये वाला खंड है लाइसोसोम का, और इसी को ही अगर हम एक्सपेंड करें तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का रहेगा, जिसमें जो ग्रीन कलर की लेयर है यह है लिपिड लेयर। सबसे बाहरी तरफ रहेगा एक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यहां पर उपस्थित रहेंगे और हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर बीच में रहेगा। अब हम अध्ययन करते हैं लाइसोसोम्स का। यह 1955 में डी ड्यूक द्वारा खोजी गई संरचनाएं हैं। लाइसोसोम कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण फटने पर अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे अपन ने ये पढ़ा ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिक्सचर, अब यहां पर 24 प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। जब भी कोशिका में कोई सा अपशिष्ट पदार्थ प्रवेश कर जाता है, ये लाइसोसोम्स अपने अंदर के ये 24 एंजाइम्स को बाहर निकाल देते हैं, जो कि उस अपशिष्ट पदार्थ को घेर देता है और उसे खत्म कर देता है। परंतु इस क्रिया में लाइसोसोम्स के अंदर कुछ भी नहीं बचता। इस वजह से लाइसोसोम्स ही खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग्स कहते हैं। लाइसोसोम्स में झिल्ली से घिरी संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और इनका निर्माण खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका से होता है। यह कोशिका के टूटे फूटे भागों व अपशिष्ट पदार्थों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। अब लाइसोसोम के महत्वपूर्ण कार्य हैं। लाइसोसोम के द्वारा अंतः एवं बाहरी कोशिकीय पाचन होता है, अर्थात अंतः कोशिकीय पाचन में यह अंतः पाचन द्वारा अपना भोजन तथा बाहरी कोशिकीय पाचन में यह बाहरी वातावरण में पाचक रस स्रावित करते हैं। यह बेकार कोशिकाओं को बाहर निकालता है तथा उन्हें कई कोशिकाओं से बदलता है, अर्थात यह मृत कोशिकाओं को तोड़ देता है। बाहरी पदार्थ जैसे विषाणु तथा जीवाणु को पाचित कर कोशिका की रक्षा करता है। तो ये क्रियाएं हैं लाइसोसोम की। अब अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले इसका अपना एक डीएनए होगा, राइबोसोम्स भी यहां पर उपस्थित होंगे। इसके अंदर जो खाली स्थान है वहां पर मैट्रिक्स नाम की संरचना होगी। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक इंटरपरमिएबल स्पेस है, और इसकी ये जो संरचना है इसको कहा जाता है क्रिस्टी। इस प्रकार की संरचना है। अब हम इसको पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। इसकी खोज 1880 में रिचर्ड ऑल्टमैन द्वारा की गई थी और वंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। इसे कोशिका का बिजली घर अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ही वास्तविकता में ऑक्सीडेशन होता है खाद्य पदार्थों का। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें
बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, जैसे अपन ने ये पढ़ा ना, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, ये छिद्रित अवस्था में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहा जाता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन या जो इंटरपरमिएबल या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना, यही है वास्तविकता में माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, बीच वाला स्थान। इसकी आंतरिक झिल्ली में अंदर की ओर उंगली जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, जिन्हें वालय या क्रिस्टी कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में अधिक पाई जाती हैं, ये वाली संरचनाएं, इन्हें कहा जाएगा क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। इनका अपना स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। यह कोशिका द्वारा प्रयोग में आने वाली ऊर्जा के प्रकार अर्थात एटीपी और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। मतलब ऊर्जा या कोशिकाएं जिस रूप में ऊर्जा को ग्रहण करती हैं वो है एटीपी, और इसी रूप में ऊर्जा उपलब्ध कराता है माइटोकॉन्ड्रिया। यही कारण है कि इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यह कोशिकीय श्वसन का मुख्य अंग है, इसलिए यह ऊर्जा उत्पादित करता है। यह वृद्धि, कोशिका विभाजन एवं कोशिका मृत्यु, जिसे कहा जाता है एपोप्टोसिस, जैसे अन्य कार्य में भी सम्मिलित होता है। परंतु माइटोकॉन्ड्रिया पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इनकी कार्य की एवं संरचना केंद्रक द्वारा तथा कोशिका द्रव्य द्वारा संचालित होती है। इसीलिए इसे अर्धस्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी क्रिया करने में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं होता। इसकी कार्य की केंद्रक द्वारा एवं कोशिका द्रव्य द्वारा नियंत्रित होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन करता है, यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित करता है, शरीर में नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता या ऊर्जा उपलब्ध कराता है। 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें से 34 एटीपी अणु क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। यह जरूरत पड़ने पर कैल्शियम का संचय एवं स्त्रावण भी करता है। तो ये कार्य हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। अब अपन बात करते हैं लिपिड्स की, कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स अर्थात लवक क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। प्लास्टिड्स, लिपिड्स कुछ इस प्रकार से या इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर रहता है। एक रहेगा आउटर मेम्ब्रेन, एक होगा इनर मेम्ब्रेन। ग्रैनम नाम की एक संरचना है, ल्यूमेन नाम की एक संरचना है, थाइलाकोइड्स नाम की एक संरचना और स्ट्रोमा नाम की एक संरचना यहां पर उपस्थित है। अब ये जो लिपिड्स है, ये लिपिड्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और ये ल्यूकोप्लास्ट फिर से विभाजित होता है अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट में। लवक शब्द ई हैकल ने 1966 में दिया था। यह पादप एवं शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये पादप और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं और आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार, तश्तरीनुमा होते हैं। इसके अलावा ये तारानुमा, फीतानुमा, कुंडल आकार आदि के रूप में भी उपस्थित होते हैं। लवक दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये मैंने अभी डायग्राम में समझाया है कि दोहरी झिल्ली, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, एक इनर मेम्ब्रेन हो गया, और इसके अंदर जो तरल पदार्थ है उसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा। इनमें स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन पदार्थ संचित होता है और ये अपना डीएनए 70S प्रकार का राइबोसोम भी रखते हैं। मतलब इनमें स्वयं का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी यहां पर उपस्थित होते हैं। इनमें पाए जाने वाले रंजकों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रंगहीन लवक अर्थात अवर्णी लवक और ल्यूकोप्लास्ट।
ये वाला सेक्शन। अवर्णी अर्थात रंगहीन, मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का रंग नहीं होगा, इसीलिए ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होती हैं, जैसे कि जड़ें, जैसे कि जड़, भूमिगत तने आदि। यह स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद यह जो 3 प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च का संचय करता है, इलियोप्लास्ट वसा का संचय करता है, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करता है, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो इन 3 प्रकार का होता है, या इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। अब रंगीन लवक या वर्णी लवक जिसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। कैरोटीनॉइड रंजक के कारण रंग में पीले या लाल फूल, फल जैसे रंगीन भागों में ये उपलब्ध होते या ये पाए जाते हैं, और ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे टमाटर में लाल रंग है तो ये लाइकोपीन के कारण है, गाजर का लाल रंग कैरोटीनॉइड के कारण है, चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण है, और ये विभिन्न प्रकार के क्रोमोप्लास्ट हैं। इसके बाद आ जाता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। पौधे के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णक अर्थात क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिससे पादप अपने भोजन का निर्माण करता है। इसी कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से ही एक जो पादप है वो अपने भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जेंतोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उनमें कैरोटीन का निर्माण होना है। इस पर्णहरित या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। किसमें? पर्णहरित में या क्लोरोफिल में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रसधानी या वैक्यूल्स। रसधानियां झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो जंतु, कवक, प्रोटिस्टा, जीवाणु एवं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु पादप कोशिकाओं में कम संख्या में तथा बड़े आकार की रसधानियां होती हैं। ये जो अब डायग्राम देख रहे हैं, ये एक डायग्राम है रसधानियों का। सेंट्रल वैक्यूल, सेल सेप और टोनोप्लास्ट। ये झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। मतलब ये जिस झिल्ली द्वारा घिरी है इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। रसधानियां में कोशिका रस भरा होता है, जो कोशिका को स्फीति तथा कठोरता देता है। मतलब यहां पर कोशिका रस भरा हुआ है, जिसे हमने नाम दिया है सेल सेप, और एक कोशिका को कठोरता प्रदान करता है। कोशिका रस में खनिज तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें कोशिका निगल जाती है। इस कोशिकांग की कुछ आधारभूत आकार व आकृति नहीं होती, अपितु कोशिका की जरूरत के अनुसार इसकी आकृति बदलती रहती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रिक्ति का अतिरिक्त जल एवं अपशिष्ट को कोशिका के बाहर निकालने का कार्य भी करती है। अब रस रिक्तिका या सैप वैक्यूल, यह तरल भरी रिक्तिका होती है जो कोशिका द्रव्य अर्थात टोनोप्लास्ट नामक अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होती है। नेक्स्ट होती है गैस रिक्तिका या गैस वैक्यूल्स। यह गैसों का संग्रह करके कोशिका को हल्कापन, यांत्रिक सहारा व हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब इन रसधानियों के कार्य क्या होते हैं? ये ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। इनमें अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल एवं प्रोटीन भरे होते हैं। ये कोशिका को पूर्ण रूप से फूला हुआ रखती हैं एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी करती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तारक काय या सेंट्रोसोम्स। इसको समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे जब हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे, मतलब कोशिकाएं किस प्रकार से विभाजित होती हैं, उस समय ये तारक काय या सेंट्रोसोम एक अहम भूमिका अदा करेगा। तो इसकी खोज बोवेरी ने वर्ष 1888 में की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखता है। जैसे ये बनी हुई है एक सेल, इस सेल में ये स्थान है सेंट्रोसोम का। और सेंट्रोसोम को अगर हम इलेबोरेट करें तो ये कुछ इस प्रकार की बेलन आकार जैसी संरचनाओं में पाया जाता है और इस सेंट्रोसोम में ही एक विशेष प्रकार की संरचना विद्यमान है जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। जंतु कोशिका में केंद्रक के पास एक छोटे चमकदार क्षेत्र के रूप में यह दिखता है। इसमें एक या दो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है। जैसा कि अभी अपन ने इस डायग्राम में समझा था, यह केंद्रक का स्थान और केंद्रक के निकट ही एक चमकदार इकाई के रूप में ये सेंट्रोसोम्स उपस्थित होते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां या एस्ट्रल रेस दिखाई पड़ती हैं। तारक काय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये जो तारक काय होता है वो जंतु कोशिका विभाजन में एक अहम भूमिका अदा करता। अपन पढ़ेंगे कि इन्हीं एस्ट्रल रेस के माध्यम से स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है और ये कोशिका विभाजन में एक अहम भूमिका निभाता है। अब इसमें एक और संरचना है माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसा कि यहां पर दिया हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या काम करता है? तो ये छोटी छोटी नाली का आकार रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण करती हैं जिससे क्रोमोसोम्स चिपककर नई सेल्स में चले जाते हैं। तो कोशिका विभाजन में एक अहम भूमिका अदा करेगा तारक काय। नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा अवेटेड केंद्रक या न्यूक्लियस क्या होता है? कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में की थी। अपन डायग्राम पर जरा नजर डालते हैं। ये स्ट्रक्चर है पूरा केंद्रक का। इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर उपस्थित है न्यूक्लियर एनवलप, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अर्थात वो इकाई जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे हुए है। बीच में ये जो बॉल जैसी आकृति का गुच्छा दिख रहा है ये कहलाता है न्यूक्लियोलस, और यहां पर न्यूक्लियोलस के चारों तरफ जो स्पाइरल आकृति दिख रही है वो कहलाती है क्रोमैटिन, लेकिन ये कंडेंस्ड अवस्था में है। खुली हुई अवस्था में इसी को बोलेंगे अपन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोपोर्स, मतलब ये छेद हैं जिनसे न्यूक्लियस का जो द्रव्यीय पदार्थ है वो अंदर बाहर होता है। और यहीं पर उपस्थित होगा डीएनए। डीएनए पे अपन आगे आते हैं। अभी कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसा कि अपन ने इस डायग्राम में न्यूक्लियर एनवलप के रूप में इसे पढ़ा था। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र अर्थात न्यूक्लियर पोर्स, ये न्यूक्लियस केंद्रक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरी हुई है वही लिक्विड है वास्तविकता में न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे के जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है। ये डीएनए एवं प्रोटीन की बनी होती है। मतलब ये जो हमने डायग्राम में समझा था ना, क्रोमैटिन जो धागे जैसी संरचना है ये बनी होती है डीएनए और प्रोटीन की, और डीएनए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ये
इकाई है डीएनए की, एक होगा बेस पेयर, मतलब ये जो रेड से कलर का है, और ग्रीन कलर का मतलब थाइमीन और एडेनाइन, और एक होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर का है, साइटोसिन ग्वानिन। आगे अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो डीएनए का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। अब जरा इस डायग्राम पर फोकस करते हैं। इस डायग्राम में ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर ही उपस्थित होती है जीन्स, या हम ये बोल सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर उपस्थित, या क्रोमैटिन जो अपन ने पढ़ा था इसके पहले, जो धागेनुमा संरचना थी, वो कंडेंस्ड फॉर्म में थी। अगर वो खुलेगी तो वही कहलाएगी क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम की आंतरिक संरचना कहलाती है न्यूक्लियोसोम्स। इसी न्यूक्लियोसोम्स में होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर ही उपस्थित होती हैं जीन्स। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। मतलब जो अपन ने क्रोमैटिन मटेरियल पढ़ा था पहले, जो धागेनुमा संरचना थी, कोशिका विभाजन के समय वही क्रोमैटिन परिवर्तित होता है क्रोमोसोम में। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, धागे अलग होकर छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। ये होता है डीएनए की आकृति इस प्रकार से, और इसी में कोशिका के निर्माण की सारी सूचनाएं उपस्थित होती हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। मतलब ये जो वास्तविकता में क्रियात्मक खंड है डीएनए का, ये कहलाता है जीन। अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, क्योंकि सारी आनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होती हैं डीएनए में। इसलिए डीएनए को कहा जाएगा आनुवांशिक पदार्थ, और जीन जो कि डीएनए की कार्यात्मक इकाई है, उसको कहा जाएगा आनुवांशिक इकाई। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है एवं कोशिका विभाजन में भाग लेता है। यह कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है एवं प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए भी उत्पन्न करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो गए हैं न्यूक्लियस के। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या बेलन आकार या गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र क्रोमैटिन ही है। लेकिन सामान्य अवस्था में कोशिका में क्रोमैटिन पाया जाता है, लेकिन जब विभाजन होता है तो उसके धागे अलग अलग हो जाते हैं, और उस अवस्था में क्रोमैटिन ही कहलाता है क्रोमोसोम। जैसे आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, यह है एक क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर जो क्रोमोसोम के बीच की इकाई होती है, क्रोमोसोम के बीच में जो पदार्थ होते हैं उन्हें कहा जाता है क्रोमोनेमा। पैलिकल जो उसकी बाउंड्री होती है, और मैट्रिक्स जो अंदर पदार्थ भरा हुआ है। अब जब ये कोशिका विभाजन के समय इसके धागे खुलते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का रूप धारण कर लेता है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, अ माइटोटिक मेटाफेस ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोनीमेटा कुछ इस प्रकार से आ जाता है। सेंट्रोमेयर बीच वाला पोर्शन रहता है जहां पर दबाव अधिक है, और ये क्रोमैटिड पदार्थ होता है। प्रत्येक गुणसूत्र 3 भागों में बटा होता है। पैलिकल गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण होता है। कौन सा? पैलिकल। जैसे यहां पर देखिए, ये दिया हुआ है पैलिकल, जो कि एक गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण है। मैट्रिक्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैट्रिक्स का। यह पैलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग होता है।
मतलब पेलिकल जिस भाग को घेरे हुए है वो कहला रहा है मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्रोमैटिड्स। मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है जिसे क्रोमैटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। ये जो संरचना है ये वाली, ये वास्तविकता में होती हैं क्रोमैटिड्स। प्रत्येक क्रोमैटिड में दो या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमोनीमाटा, ये वाला क्रोमोनीमा या क्रोमोनीमाटा, ये जिन्हें क्रोमोनीमाटा कहा जाता है। प्रत्येक क्रोमैटिड के क्रोमोनीमाटा इतने घनिष्ठता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि वे एक ही दिखाई देते हैं। जैसे कि यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये है क्रोमोनीमाटा और ये इतने सूक्ष्मता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि एक ही रूप में दिखाई देते हैं। यह क्रोमैटिड डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये ध्यान रखने लायक बात है। क्रोमैटिड ही क्रोमोसोम है, लेकिन उस अवस्था में जब कोशिका का विभाजन हो रहा है, और ये बना हुआ है डीएनए और हिस्टोन नाम के प्रोटीन का। गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर सेंट्रोमेयर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। तो ये है सेंट्रोमियर, और इस सेंट्रोमियर से ही ये एक दूसरे से संयोजित हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करती है तथा कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु अर्थात स्पिंडल फाइबर से गुणसूत्र को संलग्न करती। ये वाला पॉइंट ध्यान रखने लायक है, क्योंकि आगे हम जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो इस तुर्क तंतु से जब ये क्रोमोसोम चिपकेगा तो उसको चिपकने में सहायता देगा ये सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक भाग को आर्म या बाहु कहा जाता है। दोनों बाहुओं की संधि स्थल पर एक संकुचन होता है जिसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं। गुणसूत्र के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहा जाता है। जो गुणसूत्र का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम टेलोमियर। फिर से हम रिवाइज करते हैं तो एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, उसमें पाया जाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए का और डीएनए में उपस्थित होती है जीन। प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। कैसे? जैसे मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। ड्रोसोफिला ये भी एक प्रकार का जीव है, इसमें 8 गुणसूत्र होते हैं। मक्का के पौधे की कोशिकाओं में 20 गुणसूत्र, टमाटर के पौधे की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र, आलू के पौधे की कोशिकाओं में 48 गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र सदा जोड़े में रहते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं, इस कारण ये दोनों समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं उन्हें द्विगुणित या डिप्लॉइड कोशिका कहा जाता है। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या काय कोशिका के गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह अगुणित या हैप्लॉइड कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। तो एक तरफ दिया हुआ है पादप कोशिका और एक तरफ जंतु कोशिका। पादप कोशिका में पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती बल्कि कोशिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढकी होती है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा। कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कवक, जीवाणु आदि अन्य सभी में पर्णहरित पाया जाता। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, और यहां पर क्लोरोफिल नहीं होता। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट ही सेंट्रोसोम
तारक के रूप में होते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, अब भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। पादप कोशिका प्रायः लाइसोसोम नहीं पाए जाते, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम होते हैं। पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती। अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये कुछ अंतर है पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के बीच में। ऐसे ही हमें एक और अंतर पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में, जिनका या जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, उनकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को, उनके बीच में आइए हम एक नजर में अंतर देख लेते कि इनके बीच में क्या अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कि अनडेवलप्ड होती है और यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण रूप से डेवलप्ड होती है। ये आदिम कोशिकाएं होती हैं और ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, इनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होता है। इनमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है, तो इनमें केंद्रक कला एवं केंद्रिका दोनों पाई जाती हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे गोल्जी उपकरण, अंधा प्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते और इनमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता और इनमें होता है। इनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली से होता है, जबकि इनमें श्वसन तंत्र के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में होता है। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जबकि इनमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, थोड़े बड़े साइज में रहेंगे। इनमें कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता, जबकि इनमें लैंगिक जनन होता है। इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन समसूत्री अथवा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो इन चीजों को भी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे का लेक्चर मैं नेक्स्ट टॉपिक में देता हूं।